इसमें देखेंगे 25 कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं इकोनॉमिक्स के, जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इसमें कई टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, मतलब महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन सबसे छोटे वाला इन्फ्लेशन है। लो इन्फ्लेशन है, स्लो है और प्रिडिक्टेबल है, मतलब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। यूजुअली इन सिंगल डिजिट, मतलब मैक्सिमम 9% तक इसमें काउंट कर लो। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन सबसे स्लो इन्फ्लेशन जो है, मतलब महंगाई हो रही है पर धीरे धीरे हो रही है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन वेरी हाई इन्फ्लेशन है, रनिंग इन द रेंज ऑफ डबल या ट्रिपल डिजिट में जा सकता है, मतलब 15, 20, 50, 100% तक महंगाई हो सकती है। इसे हॉपिंग इन्फ्लेशन या जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। रनिंग या रन अवे इन्फ्लेशन भी इसी के नाम है। तो ये पूछ लिया जाता है इसका मतलब है क्या। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाना, रेट 100% तक बढ़ जाना, मतलब डबल या ट्रिपल डिजिट में बढ़ जाना। हाइपर इन्फ्लेशन प्राइस शूट अप ओवरनाइट, मतलब रातों रात किस चीज़ की कीमत बढ़ जाना। इट लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब किसी चीज़ की कीमत रातों रात बढ़ जा रही है। तो मतलब हम जितनी चीज़ें आज 100 रुपये में खरीद रहे हैं, पता लगा वो कल उस उतनी चीज़ें खरीदने के लिए हमें 2,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जो करेंसी की वैल्यू हमारी नज़र में कम हो जाएगी। तो पीपल स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर अदर फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कोई एसेट ले लेगा, कोई गोल्ड ले लेगा, मतलब जिसमें मनी की वैल्यू बनी रहेगी। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बढ़ महंगाई हो जाना रातों रात। बोटल नेक इन्फ्लेशन, ये है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली, मतलब सप्लाई गिर गई है एंड डिमांड सेम लेवल पर है, तो महंगाई बढ़ेगी। मतलब जैसे कि सब्जियों की अगर सप्लाई रोक दी जाए दिल्ली के लिए, तो सब्जियाँ दिल्ली में महंगी हो जाएंगी। तो इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बोटल नेक इन्फ्लेशन। मतलब सब्जी का प्रोडक्शन कम हुआ इसलिए नहीं, जो कि इसकी सप्लाई कम हुई उसके लिए उसकी प्राइस बढ़ गए। तो ये है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बोटल नेक इन्फ्लेशन। फिलिप कर्व जो है ये रिलेशनशिप दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है। महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि चीज़ें फिर ज़्यादा रहेंगी। नेक्स्ट है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन पेमेंट ऑफ ए लोन इन इंस्टॉलमेंट बाय द बोरोवर, मतलब लोन की पेमेंट की जा रही है इंस्टॉलमेंट में, इसके साथ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि लोन की जो अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। तो इसे कहेंगे एमोर्टाइजेशन। बबल क्या है, प्राइस राइज ऑफ एन एसेट अनएक्सप्लेन, मतलब कोई ये नहीं बता सकता इसकी कीमत क्यों बढ़ रही है, बट एकदम अचानक से बढ़ गई। जैसे किसी कंपनी के शेयर अचानक से बढ़ गए और फंडामेंटली कोई ये नहीं बता रहा, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, फिर क्यों इतने बढ़ गए प्राइस। तो कुछ टाइम के बाद वो बबल बर्स्ट हो जाएगा, फिर वो सेम जैसे पहले थे वैसे लेवल पर आ जाएंगे। तो इसे कहेंगे अब बबल, मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस या किसी भी एसेट की प्राइस अनएक्सप्लेनली हाई हो जाए by the fundamentals and the still people interested in holding the assets, मतलब किसी भी एसेट्स की प्राइस पता नहीं क्यों अचानक से बढ़ जाए, पर वो बबल जब बर्स्ट होगा तो प्राइस सेम लेवल पर आ जाएंगे। बुलियन मतलब ये ऐसे प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जो दे आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स, मतलब ईट के फॉर्म में या कोइन के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे बुलियन। बुलियन मतलब ऐसे मेटल्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। क्रॉस सब्सिडी मतलब एक जगह से प्रॉफिट गवर्नमेंट कमा रही है तो उसका प्रॉफिट यूज़ करेगी दूसरी जगह सब्सिडी देने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग सब्सिडी टू वन सब एरिया एंड फुलफिलिंग इट थ्रू द प्रॉफिट फ्रॉम द अदर सब एरिया, मतलब सब्सिडी देने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट को 1,000 रुपये पड़ रही है और वो पब्लिक को 500 की दे रही है, तो 500 रुपये वो गवर्नमेंट अपने साइड से लगा रही है, तो ये सब्सिडी है। तो क्रॉस सब्सिडी मतलब एक जगह से प्रॉफिट कमा के दूसरी जगह उस प्रॉफिट को सब्सिडी की फॉर्म में दे देना। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसमें गवर्नमेंट जो है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच हैज़ एन इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट खुद का शेयर बढ़ा रही है और प्राइवेट प्लेयर को बाहर कर रही है, तो इसे कहेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब किसी भी, देखो तीन सेक्टर हैं इकोनॉमी के। सेकंड सेक्टर है इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें सेकंड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता चला जाए, तो इसे कहेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सस्टेन्ड डिक्रीज इन द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। टोटल जो इकोनॉमी है उसमें सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री। डीमैट अकाउंट, ये इट इज़ द वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक या डिमेटलाइज फॉर्म, मतलब शेयर इसमें रखना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पेपर फॉर्म में नहीं है। तो ये जैसे कि हमारा पेमेंट अकाउंट है, ऑनलाइन है, तो ये भी ऑनलाइन है। डीमर्जर, डीमर्जर मतलब एक बड़ी कंपनी कई कई छोटी कंपनी में टूट जाए। द ब्रेकिंग अप ऑफ ए कंपनी इनटू मोर सेपरेट कंपनीज, मतलब एक बड़ी कंपनी से टूट के कई सारी छोटी कंपनी बन जाए, मतलब ये मर्जर का उल्टा है। डिस सेविंग, डिस सेविंग मतलब सिचुएशन ऑफ हायर करंट कंजप्शन, जो आज यूज़ कर रहे हैं हम वो ज़्यादा है, जितना हम इनकम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो जो हमने सेविंग की है उससे खर्च कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिस सेविंग। द सिचुएशन ऑफ हायर करंट कंजप्शन ओवर करंट डिस्पोजेबल इनकम, जितनी इनकम उससे ज़्यादा अगर खर्चे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो पास्ट की सेविंग है, तो इसे कहेंगे डिस सेविंग। डोमिनो इफेक्ट, ये ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है इन विच वन इकोनॉमिक इवेंट कॉज सीरीज ऑफ सिमिलर इवेंट टू हैपन वन आफ्टर द अदर। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक घटना घट गई, अब उससे रिलेटेड कई सारी घटना एक साथ घटेंगी ही, इसे कहेंगे डोमिनो इफेक्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट ड्रिवन विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जो पैसे वाले हैं वो काम चला रहे हैं, वही सारी चीज़ें चला रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन कम है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए भी काम इसमें होंगे, आम लोगों को ध्यान रख के भी काम किए जाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फोकस करते प्रॉफिट पर, सोशलिस्ट इकोनॉमी फोकस करते लोगों पर। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को मिला के बनाई गई है, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ जगह प्राइवेट प्लेयर हैं, कुछ जगह गवर्नमेंट काम करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक कंट्री का पूरी दुनिया से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं टिपिकली एक साल में, तो ये उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सब कंपोनेंट है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। इसमें है क्या, जो भी एक्सपोर्ट किया गया है माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सामान का जो एक्सपोर्ट है माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, देखो जो भी बैंक है वो सारा पैसा, जैसे हम बैंक में जमा करके आते हैं अपने अकाउंट में, तो वो बैंक वो पैसा अपने पास नहीं रखता, सारा लोन के फॉर्म में हमें ही दे देता है, हम जैसे लोगों को ही दे देता है, बट कुछ अमाउंट उसे RBI के पास रखना होता है। पहले RBI उस अमाउंट पर इंटरेस्ट बैंक को देता था, पर बाद में देना बंद कर दिया। तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक RBI के साथ जमा करेंगे, RBI को देंगे। ये जनरली 3 से 5% होगा जो टोटल डिपॉजिट बैंक में हुआ है, और ये 3 से 5% के बीच में कितना होगा ये डिसाइड करता है RBI। तो कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक RBI में डिपॉजिट करेंगे। जनरली जितना बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका 3 से लेकर 5% तक ये कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड RBI करेगा वो कितना होगा। तो CRR इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो बैंक है उनमें टोटल डिपॉजिट जितना हुआ है उसे क्या रखना है RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये है CRR। CRR मतलब बैंक ने RBI को कुछ अमाउंट दिया, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आया उसका 3 से 5% तक RBI ले लेता है, तो जो भी RBI लेगा वो अमाउंट है CRR। SLR क्या है,
स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रेशियो है, वो अमाउंट है। देखो बैंक सारा पैसा लोन में नहीं दे सकता, तो कुछ पैसा उसे अपने पास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो विड्रॉ करने वाले आ गए, पैसा लेने के लिए हम पूछ गए, तो हमें पैसा मिलना चाहिए। तो आरबीआई ने कहा है कि 25 से 40% के बीच में तुम्हें ये पैसा अपने पास रखना है। जितना तुम्हारे पास डिपॉजिट हुआ है उसमें से 25 से 40% तुम अपने पास रखोगे, तो वो SLR है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक विच इज़ टू बी मेंटेन बाय द बैंक विद इट सेल्फ। मतलब 25 से 40% के बीच में कोई भी अमाउंट RBI दे देता है, तो ये बैंक को अपने पास रखना है, ये SLR है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एट विच द RBI लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों को अगर पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो RBI से पैसा ले लेता है उधार पर, लोन पर। कुछ टाइम के लिए अगर लेगा तो भी कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना है RBI को, क्योंकि RBI से वो पैसा ले रहा है लोन पर। तो रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक RBI को देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने RBI से लिया है पैसा, लोन, कुछ दिनों के लिए, वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट, अगर RBI ही कमर्शियल बैंक से पैसा लोन पर ले ले तो RBI को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट है। इट इज़ द रेट एट विच RBI बोरो करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। RBI भी मनी, पैसा ले सकता है, लोन ले सकता है बैंक से, तो उसे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये रिवर्स रेपो रेट है। बैंक रेट क्या है? इट इज़ द रेट एट विच RBI लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन। मतलब 90 दिनों से ज़्यादा के लिए अगर उसे लेना है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेना है RBI से, तो उसे कहेंगे बैंक रेट।